नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जो समर्पित है हमारे किसान भाइयों और बहनों की समृद्धि, विकास और आधुनिक खेती की ओर बढ़ते हर कदम को। इस मंच के माध्यम से हम लाते हैं खेती से जुड़ी ज़रूरी खबरें, मंडी के ताज़ा भाव, मौसम का हाल, नई तकनीकों की जानकारी, विशेषज्ञों की सलाह और साथ ही प्रेरणादायक कहानियाँ भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की और सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, खबरें खेती की के इस विशेष अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अपराजिता और आज हम लाए हैं खेती और किसानी से जुड़ी वो तमाम ज़रूरी खबरें जो आपके खेत खलिहानों से लेकर मंडी और मौसम तक सीधा असर डालती हैं। आज के इस अंक में जानेंगे सरकार की नई कृषि नीति, बकरी पालन की लाभकारी नस्लें, धान की रुपाई के लिए उपयोगी यंत्र और सुनेंगे एक प्रगतिशील किसान की सफलता की कहानी। साथ ही आपको बताएंगे ताज़ा मंडी भाव और मौसम का पूर्वानुमान भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। मुख्य समाचार: मछलियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार मछुआरों को दे रही है प्रशिक्षण। बरसात के मौसम में पशुओं को जल जमाव से बचाकर रखें। ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन से जल की बचत करें। राज्य में मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए पशु एवं मत्स्य विभाग मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण दे रही है। इस विषय पर जानकारी देते हुए मीठापुर मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र के निदेशक गौरी शंकर ने बताया कि 6 दिनों का प्रशिक्षण मत्स्य पालकों को बिल्कुल निःशुल्क दिया जा रहा है और रहने की भी सुविधा प्रदान की गई है। इस प्रशिक्षण से मछुआरों को वैज्ञानिक ढंग से मछली पालन करना सिखाया जाएगा, जिससे उत्पादन बेहतर होगा और मुनाफा भी अधिक मिलेगा। पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के अधीन मत्स्य निदेशालय का एक अपना प्रशिक्षण केंद्र है, जहां राज्य के मत्स्य पालकों को मछली पालन का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो कि बिल्कुल निःशुल्क है और यह प्रशिक्षण कार्यक्रम बिल्कुल आवासीय है। यहाँ रहने का, खाने का व्यवस्था है, प्लस एक दिन, सब 6 दिनों में एक दिन फील्ड विजिट होता है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क है। गाड़ी का व्यवस्था इस संस्थान द्वारा किया जाता है और किसी प्रगतिशील मत्स्य पालकों के मत्स्य क्षेत्र पर ले जाके उसको मत्स्य पालन के विधि के बारे में प्रशिक्षण कराया जाता है। पशुपालक भाइयों, इन दिनों वर्षा ऋतु चल रही है। कृपया अपने पशुओं को जल जमाव वाले क्षेत्रों से दूर रखें, क्योंकि इससे कई संक्रामक रोग होने की संभावना रहती है। इससे बचाव के लिए पशुओं के लिए सूखे चारे की व्यवस्था रखें। भीगे हुए भोजन को अपने पशुओं को ना खिलाएं। प्रयास करें कि जितना हो सकता है पशु को ऊंचे जगह पर रखें, जहाँ पे जल का मात्रा जो है नहीं हो, सूखा जगह हो वहाँ पे रखें। और चारा जो है वो सूखा जितना हो सकता है वो खिलाने का प्रयास करें, क्योंकि जो भीगा हुआ चारा या पुआल जो होता है वो ज़्यादा समय तक रखने पर उसमें एक तरह का फफूंद लग जाता है, जिससे कि आपका डेगनाला रोग नाम की बीमारी होती है। जलवायु परिवर्तन और मौसम के उतार चढ़ाव के कारण कई क्षेत्रों में वर्षा प्रभावित हो रही है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने कई नई तकनीकों और शोध के माध्यम से किसानों को सुविधा प्रदान की है। खेतों में लगी फसलों की सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन महत्वपूर्ण तकनीकें हैं, जिनसे जल की उचित आपूर्ति संभव हो पाती है। किसान भाइयों, यदि आप इन दिनों केले की खेती करने जा रहे हैं तो अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए टिश्यू कल्चर से तैयार की गई G9 एक उत्तम प्रभेद है। यह अन्य किस्मों की तुलना में बेहतर उत्पादन देता है। G9 एक प्रजाति है केले की जो टिश्यू कल्चर से तैयार होता है इसका पौधा,
और जब इसकी खेती हम करते हैं तो अदर केले से ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है हम लोग के लिए। अगर ये आप लगाते हैं तो ये आप एक क्रॉप से एक बार लगाने के बाद आप 4 क्रॉप काट सकते हैं इससे। और जो आप मार्केट में जो भी केला आप देखते होंगे उससे इसकी वज़न और इसके ब्रांचेज ज़्यादा निकलते हैं। अगर आप इसकी खेती करते हैं तो आपको सालाना इनकम बहुत ज़्यादा होता है और अदर केले के मुताबिक। रोटावेटर यंत्र की मदद से धान और गेहूं की कटाई के बाद भूमि में बचे अवशेषों को निकालकर मिट्टी में मिलाया जा सकता है। इससे फसल की उपज में वृद्धि होती है। इस यंत्र को ट्रैक्टर से जोड़कर खेतों में चलाया जाता है। किसान यदि वैज्ञानिक तकनीक को अपनाकर खेती करते हैं तो उत्पादन के साथ साथ मुनाफा भी अच्छा होता है। ग्राम फरीदपुर, जिला वैशाली के प्रगतिशील किसान अमरजीत कुमार ने जैविक विधि से भिंडी की खेती कर लागत से अधिक मुनाफा कमाया है। उनका कहना है कि जैविक खाद के उपयोग से भिंडी की फसल में अच्छी पैदावार हो रही है और बाज़ारों में इसकी मांग भी अधिक है। आइए सुनते हैं इनकी कहानी। तो मैं ये भिंडी का खेती आज से 3 मंथ पहले हमने इसको लगाया था और इसका जो बीज है वो 1 कट्ठे के अंदर 50 ग्राम लगता है और अभी 60 दिन का जब पौधा हो जाता है तो ये फलना शुरू हो जाता है। और अभी तक हमने इसमें से कम 15 से 20 बार इसमें से तोड़ चुके हैं और कम से कम 70 से 80 बार और इसमें से हम फसल को तोड़ेंगे। और इसमें जो अभी अच्छा खासा आमदनी जो हमारा खर्च था वो ऑलमोस्ट अभी तक हमारे से खर्च निकल चुका है और अब जो भी आगे होगा ये हमारा प्रॉफिट ही है यहाँ से। आइए जानते हैं पटना के बाजारों में आलू और प्याज के ताज़ा भाव। लाल आलू 2200 रुपये प्रति क्विंटल, सफ़ेद आलू 2000 रुपये प्रति क्विंटल, लोकल प्याज 2300 रुपये प्रति क्विंटल। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के अनुमानित तापमान पर। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस। किसान भाई बारिश की संभावना को देखते हुए खेतों में जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करें और फिलहाल कीटनाशक या खाद का छिड़काव टालें। पशुओं को छायादार स्थान पर रखें और स्वच्छ पानी की पर्याप्त व्यवस्था करें। तो ये थी आज की प्रमुख खेती बाड़ी से जुड़ी खबरें, मंडियों के ताज़ा भाव और मौसम का पूर्वानुमान। साथ ही हमने जानी कुछ नई तकनीकें और मशीनें जिसने खेती और पशुपालन को और अधिक सशक्त और लाभकारी बनाया जा सकता है। और हाँ, हमें मिली एक किसान की प्रेरणादायक सफलता की कहानी भी, जिसने साबित किया कि परंपरागत खेती भी अगर सही तरीके से की जाए तो बेहतर मुनाफा और पहचान दोनों मिल सकते हैं। अब समय है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हम जुड़ेंगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। यह विषय न सिर्फ खेती किसानी से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे जुड़ी बातें आने वाले समय में नए अवसरों के द्वार भी खोल सकती हैं। तो आइए विस्तार से समझते हैं इस विषय को हमारे विशेषज्ञ के माध्यम से। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, अभी का जो मौसम है वह खरीफ का है, लेकिन इस मौसम में भी जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं वो नई नई तकनीकों से आपको लैस कर रहे हैं और उसमें आप जो नई नई तकनीकों से जो खेती है उसको भी आप संभव कर सकते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, इसी संदर्भ में हम आज बात करेंगे मूंग की उन्नत खेती के बारे में कि मूंग की उन्नत खेती इस मौसम में, खरीफ के मौसम में हमारे किसान भाई किस तरह से करें। और जी हाँ किसान भाइयों, इस खास विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर पापिया विश्वास, जो सहायक प्राध्यापक हैं उद्यान महाविद्यालय नूरसराय नालंदा में। मैडम, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे जो पहला सवाल है जो आज का विषय है उससे संबंधित है कि मूंग की वैज्ञानिक खेती और उन्नत खेती है क्या? धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने किसान बंधुओं का स्वागत करना चाहूँगी इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। आपका जो सवाल था कि मूंग का उन्नत खेती क्या होती है, हम लोग अब तक ये देखे हैं कि गर्मी के मौसम में जब खेत खाली पड़ा रहता है तब
करीब करीब हम बस उस खाली खेत में थोड़ा सा मूंग का दाना जो है छींट के और छोड़ देते हैं और उसका ऐसे अलग से कोई उपचार नहीं करते हैं और जितना भी फसल उग गया बस उतना से काम चला लेते हैं। लेकिन उन्नत खेती में इंक्लूड ये होता है कि आप फसल का थोड़ा देखभाल करें और इसका सिंचाई सही रूप से करें, इसमें खाद पानी का बंदोबस्त सही ढंग से करें और इसका जो बुआई भी टाइमली करें। इससे क्या होगी, जो हमारा उपज बहुत ही कम हो रहा था वो आज के डेट में जो है बहुत ही ज़्यादा उपज आप इसमें ले सकते हैं इस उन्नत खेती के द्वारा। और अभी नए नए बहुत सारी किस्में भी आ रही है, जैसे कि सम्राट हो गई। ये सम्राट किस्में केवल 60 से 70 दिनों में तैयार हो जाती है मूंग का। तब जबकि किसान बंधु आप सोचिए, आप धान या दूसरा जो भी फसल का कोई भी खेती करते हैं वो 3 महीने से कम में नहीं होता है, वहीं पे आप मूंग का एक बहुत अच्छा फसल ले सकते हैं केवल 60 दिनों के भीतर। मैडम, बात करते हैं बिहार की जलवायु के संदर्भ में, तो जो बिहार की जलवायु है वह मूंग की खेती के लिए कितनी उपयुक्त है और जो मूंग की बुआई है वो हमारे किसान भाई किस समय, अभी के समय में किस समय करें? मूंग की जो खेती है ये हमारा तीनों सीज़न में बिहार में हो सकती है, क्योंकि बिहार का जो जलवायु है वो मूंग की खेती के लिए पूरा ही उपयुक्त है। इसमें यहाँ का जो टेम्परेचर रहता है करीब 25 से 38 डिग्री टेम्परेचर, ये मूंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है और जो पानी भी पड़ता है वो भी मूंग का सिंचाई के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है। मूंग की जो खेती है आप तीनों सीज़न में करें। गर्मा के सीज़न में जो है मार्च के सेकेंड वीक से लेके अप्रैल तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। अभी खरीफ का सीज़न में जून से जुलाई के महीना तक आप खेती कर सकते हैं और जो रबी का समय है उसमें अक्टूबर से नवंबर तक में मूंग की बुआई हो जानी चाहिए। और अभी खरीफ का सीज़न में जो है इसमें बहुत ज़्यादा सिंचाई की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बारिश ऐसे ही होती रहती है और जब आप रबी सीज़न में करते हैं तब थोड़ी मोड़ी सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। जो पौधा से पौधा की दूरी है वो 10 से 15 सेंटीमीटर रखें और जो रो टू रो डिस्टेंस है वो आप 25 सेंटीमीटर के दर पे रखें। जो बीज होती है, बीज 20 से 25 केजी केवल बीज से आप पूरा 1 हेक्टेयर में बुआई कर सकते हैं, क्योंकि मूंग की दाना जो होती है वो छोटी छोटी होती है और इसमें आप खाद बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये खुद ब खुद एक नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला पौधा होता है। इसमें केवल आप स्टार्टर डोज के तौर पे 15 से 20 केजी नाइट्रोजन और 40 केजी के दर पे फास्फोरस दे दीजिए। बस इतना ही खाद जो होता है मूंग की फसल के लिए काफ़ी होती है, इसकी अच्छे उपज के लिए काफ़ी होती है। बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी आपके द्वारा हमारे किसान भाइयों तक पहुंच रही है। मैडम, इसी क्रम में जो अगला महत्वपूर्ण सवाल है वह यह है कि जो इसकी उपज है वह हमारे किसान भाई उसका किस तरह से बुआई करें, किस तरह से सिंचाई करें ताकि उपज ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार उनको प्राप्त हो और मिट्टी को जो लाभ है, जहाँ तक आपने अभी पिछले जवाब में जिक्र किया, तो उसे लाभ में हमारी मिट्टी को किस तरह से इस मूंग की बुआई से प्राप्त हो सकता है? मूंग की अगर उन्नत रूप से आप लोग खेती करेंगे किसान बंधु, अगर सही टाइम से इसका निकाई गुड़ाई करेंगे, सही टाइम से इसको सिंचाई करेंगे और खाद का पानी का मात्रा सही रखेंगे, तो 1 हेक्टेयर से 10 से 12 क्विंटल आप मूंग का उपज ले सकते हैं और इससे आपका जो है आमदनी भी है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और आपका और एक चीज़ के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ मैं जानकारी देना चाहूँगी। मूंग क्योंकि एक लेगुमिनस क्रॉप होता है, ये हवा में जो नाइट्रोजन रहती है उस नाइट्रोजन को मिट्टी में उसको ले जाने की क्षमता रखती है। और ये कैसे करती है, इसके अंदर इसका जो रूट्स होते हैं, जो जड़ होती है, जड़ों में राइजोबियम नाम की एक बैक्टीरिया होती है, एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है। ये क्या करती है, हवा का जो नाइट्रोजन है जो हवा गैस के फॉर्म में रहता है, इसको एमोनिया के फॉर्म में मिट्टी में जो है ये ले जा सकती है और इससे पौधा को क्या है डायरेक्ट फ़ायदा होता है। और मूंग के पास ये कैपेसिटी होती है कि ये पर हेक्टर 25 से 30 केजी नाइट्रोजन पर साल पर सीज़न में ये मिट्टी में लेके जा सकती है, ताकि ये जो होगा ना फसल के लिए, अगला फसल के लिए भी बहुत ही बेहतरीन साबित हो सकता है। मैडम, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि हमारे किसान भाई
हर समय ये प्रयासरत रहते हैं कि मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वह कैसे उसे बढ़ाया जाए, कौन सी खाद दिया जाए, उर्वरक दिया जाए। तो जहाँ तक आपने जिक्र किया कि मूंग की बुआई से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, तो हम आपकी जो राय है वह अपने किसान भाइयों तक पहुंचाना चाहेंगे कि वह कौन सा तरीका है कि मूंग की बुआई से मिट्टी की उर्वरा शक्ति निश्चित रूप से बढ़ती ही बढ़ती है। मिट्टी का देखिए दिन ब दिन हम जो है मिट्टी से सारा न्यूट्रिएंट हम खींच ले रहे हैं। पहले साल में जहाँ 1 या 2 फसल की खेती होती थी, आज के टाइम में वहाँ पे 3, 4, कभी कभी 5 फसल भी हम जहाँ पे सब्जियाँ उगा रहे हैं, ले रहे हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं, और ये जानकारी होना हम सारे किसान बंधु और सारे लोगों को बहुत ज़रूरी है कि मिट्टी का स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं रहेगा तो आगे का हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे आएगी, सब इंसान और जानवर और मिट्टी और पौधा सबका हेल्थ धीरे धीरे जो है खराब होती जाएगी। इसी में मूंग जो है एक बहुत ही अहम भूमिका निभा सकती है, मूंग की खेती, क्योंकि मूंग का जो जड़ होती है उस जड़ में एक नोड्यूल फॉर्मेशन होता है और जो फॉर्म करता है राइजोबियम नाम के एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया मूंग के जड़ के साथ एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाती है और छोटे छोटे नोड्यूल का फॉर्मेशन करती है, और इसमें क्या करती है, हमारे हवा में अब सबको पता होगा कि नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में रहता है, और मिट्टी में लेकिन पौधा को जो है वो दूसरे फॉर्म में चाहिए होता है। इसी के कारण मूंग क्या करती है, मूंग हवा से ये राइजोबियम के थ्रू मिट्टी में पर साल 25 से 30 केजी नाइट्रोजन जो है फिक्स कर सकती है, और इससे सिर्फ मूंग को ही नहीं, आगे का भी जो फसल उस खेत में आप उगाएंगे उसको भी काफ़ी फ़ायदा होता है। हम जितना धीरे धीरे केमिकल फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल बढ़ाते जाएंगे, धीरे धीरे मिट्टी का जो स्वास्थ्य है वो ख़राब होती जाती है, क्योंकि हम बिना सोचे समझे जितना मर्ज़ी उतना यूरिया या DAP डालते जाते हैं बिना आगे का कॉन्सिक्वेंस का सोच के। लेकिन हम अगर हवा से डायरेक्ट नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं और केमिकल फर्टिलाइज़र के ऊपर डिपेंडेंसी कुछ कम कर सकते हैं, ये मिट्टी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा, और किसान बंधु आप लोगों का जो है पॉकेट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आपको मार्केट से उतना नाइट्रोजन कम खरीदना पड़ेगा। मतलब कि आपकी लागत में भी कमी हो जाएगी, लागत में कमी होगी तो ज़रूर ही आपका जो है मुनाफा बढ़ जाएगा। और देखिए जो मूंग की खेती में आपको अगर उन्नत तर से करते हैं 10 से 12 क्विंटल का जो उपज आपको आएगी, इसको बेच के बेशक आप जो है बहुत ही अच्छा फ़ायदा कमा सकते हैं, और साथ ही साथ मिट्टी और पर्यावरण का भी आप ख्याल रख सकते हैं। तो देखा किसान भाइयों, जैसा कि अभी हमारे विशेषज्ञ ने बतलाया कि जो ज़रूरी सावधानियां हैं और जो ज़रूरी जानकारियां हैं उनको अमल में ला करके आप मूंग की खेती करके एक समुचित और अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इतनी अच्छी और बेहतरीन जानकारी देने के लिए मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, मिलते हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम के अगले भाग में एक नई जानकारी और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। विशेषज्ञ से मिली ये उपयोगी जानकारियाँ निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अब समय है एक छोटे से विराम का। आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और भी रोचक और उपयोगी जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे साथ कृषि दर्शन में। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अब पेश है हमारा अगला सेगमेंट, एक संक्षिप्त लेकिन ज्ञानवर्धक फीचर फिल्म
जिसमें हम देखेंगे खेती से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर एक रोचक प्रस्तुति। तो आइए देखते हैं आज की यह विशेष फिल्म। मधु क्रांति, एक नए युग का आगाज। मधु क्रांति विकास के नए रास्ते खोल रही है, मधुमक्खी पालकों के जीवन स्तर को बेहतर बना रही है, साथ ही पूरी दुनिया में शहद के क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिला रही है। भारत सरकार मधुमक्खी पालकों की आय को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से देश में मधुमक्खी पालन के संवर्धन और विकास के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि सहित मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। किसान तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई सक्सेस स्टोरी मीठी मुस्कान भी बिखेरे और स्वाद में भी मिठास भरे, तब तो आप इसे जरूर सोने पर सुहागा कहेंगे। हमारे किसान इन दिनों शहद के उत्पादन में ऐसा ही कमाल कर रहे हैं। शहद की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है, उनकी आय भी बढ़ा रही है। मधुमक्खियां न सिर्फ शहद देती हैं, बल्कि पर्यावरण और कृषि के लिए भी आवश्यक हैं। यूं तो भारत में लंबे समय से लोग मधुमक्खी पालन का काम पारंपरिक तरीकों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज के समय में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं भी हैं और जरूरत भी है। मधुमक्खियों की इसी जरूरत और योगदान का जश्न मनाने और इसे और बारीकी से समझने के लिए ही मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। इसी आवश्यकता को समझते हुए 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत हुई। उद्देश्य स्पष्ट था, मधुमक्खी पालन के कार्य को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से विकसित करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करके मधु क्रांति के सपने को साकार करना। मधुमक्खी पालन से मिलने वाले उत्पाद जैसे शहद, बी वैक्स, रॉयल जेली और पॉलन आदि कई क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन से और कृषि मंत्री जी के मार्गदर्शन से आज राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन सफलता का पर्याय बन चुका है। न केवल ये देश के किसानों के लिए आय बढ़ाने का एक साधन बना है, बल्कि तमाम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ देश के आर्थिक विकास में भी योगदान दे रहा है। 2013-14 में उत्पादन 76,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 1,40,000 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 2013-14 में शहद का निर्यात 28,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 79,928 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 3 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब और 31 मिनी शहद टेस्टिंग लैब स्थापित हुई। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की कामयाबी सिर्फ आंकड़े ही बयान नहीं कर रहे, कहानियां खुद इसकी सफलता की बानगी पेश कर रही हैं। मैंने 1990 में मधुमक्खी पालन शुरू किया, 2 बॉक्स से शुरू किया और आज हमारे पास लगभग 4,200 बी बॉक्सेस हैं। लगभग 17 तरह के हनी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो डिफरेंट एरियाज़ में बी को माइग्रेट करके प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जितने बी बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे पास, वैक्सीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 20 मीट्रिक टन पर डे का हनी प्रोसेसिंग प्लांट है। आज हमारा जो उत्पादन है वो 1 लाख केजी लगभग एनुअली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। यमुनानगर के सुभाष काम्बोज मधुमक्खी पालन के अपने काम के चलते आज देश भर में जाने जा रहे हैं। सुभाष जी ने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने केवल 6 बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था। मैंने सिर्फ अपने पोलिनेशन के लिए और शहद खाने के पर्पज से ये बॉक्स रखे थे। जब मैंने देखा कि मधुमक्खियां भी बढ़ रही हैं और हमें शहद भी मिल रहा है, तो मैंने फिर प्रोफेशनल तौर पे इसी काम को ही करने की सोची और आज की तारीख में मैं लगभग 1500 बॉक्स पे मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोग इस मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। इतना ही नहीं, ये मिशन नारी शक्ति को और अधिक सशक्त बनाने में भी बड़ा योगदान दे रहा है। अभी तक महिलाओं के 164 स्वयं सहायता समूहों को इससे जोड़ा जा चुका है। इसी तरह मधु क्रांति पोर्टल पर अभी तक लगभग 14,000 से अधिक पालक और 22 लाख से अधिक कॉलोनीज रजिस्टर हो चुकी हैं। आज भारत प्राकृतिक शहद का 6वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है।
भारत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के क्षेत्र में सारी दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। मधु क्रांति आय और रोजगार के अवसर बढ़ाए। तो दर्शकों, यही था कृषि दर्शन का आज का अंक, जहां हमने जानी खेती से जुड़ी अहम खबरें, मिले विशेषज्ञ की सलाह, देखी आधुनिक तकनीक और उपकरणों की जानकारी और सुनी एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी और जानकारीपूर्ण रहा होगा। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही एक और भी रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और खेती के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते रहें। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना।